ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ये ना। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था? लास्ट क्लास में हमने साइकिल डिटेक्शन की 3 एल्गोरिथम्स देखी थी, बेसिकली बची हुई 3 एल्गोरिथम्स, और साथ के साथ टोपोलॉजिकल सॉर्ट की दोनों एल्गोरिथम्स देखी थी। तो शिवांश बोल रहे हैं कि रिपीट कर दो लास्ट क्लास का, लेकिन लास्ट क्लास का रिपीट करने के लिए वो पूरी एल्गोरिथम रिपीट करनी पड़ेगी, और वो करने के लिए आधा घंटा लग जाएगा। तो आई गेस शिवांश आपको मतलब एक दो क्वेश्चन तो मतलब अभी वाली क्लास में समझ नहीं आएंगे, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन समझ नहीं आने वाले, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके टोपोलॉजिकल सॉर्ट के ऊपर बेस्ड है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं सुना था क्या? अनम्यूट करके बता दो। क्लास में तो आया था, मतलब सुन लिया था पूरा, अभी तक सॉल्व नहीं करा था इसलिए। कोई नहीं, मतलब सुन लिया था तो एटलीस्ट ये याद है ना, ये जो एजेस हटाने वाला काम कर रहे थे। हाँ सर, ऐसे तो पूरा याद है। ठीक है, तब भी फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट। बेसिकली हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देख लिया था? हमने देखा था कि अगर एक एरे, एक ग्राफ का, एक डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ का हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? वो होता क्या है, एक ऐसी ऑर्डरिंग जिसमें सारी एजेस सोर्स से डेस्टिनेशन में, सोर्स पहले आए डेस्टिनेशन बाद में आए, तो उस ऑर्डरिंग को टोपोलॉजिकल सॉर्ट बोलते हैं। क्या एक डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ की क्या एक ही टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट करती है क्या? नहीं। मल्टीपल भी कर सकती हैं, एक से ज्यादा भी कर सकती हैं, हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक से ज्यादा हो। एक भी कब नहीं होगी? जब वो ग्राफ साइक्लिक होगा या फिर ग्राफ अनडायरेक्टेड होगा, तब एक भी टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ग्राफ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है तो श्योरली एक तो कम से कम होगा ही होगा टोपोलॉजिकल सॉर्ट, और मे भी पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा भी हो। और अगर ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि अनडायरेक्टेड है या फिर साइक्लिक है, तो टोपो सॉर्ट एग्जिस्ट नहीं करता। दो तरीके थे टॉपर सॉर्ट निकालने के, एक तो था मल्टी सोर्स बीएफएस, जिसे हम कहां से एल्गोरिथम भी कहते हैं, जिसमें हम इनकमिंग एजेस के ऊपर काम करते थे। दूसरा होता था डीएफएस, जिसमें हम आउटगोइंग एजेस के ऊपर काम करते थे, जिसमें हम पोस्ट ऑर्डर में विजिट करते थे। तो जिनको इतना ज्यादा याद नहीं आ रहा, बस क्या करना है आपको, टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालने के लिए डीएफएस करना है और विजिट करते जाओ, लेकिन पोस्ट ऑर्डर में करते जाओ, उल्टे ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑफ पोस्ट ऑर्डर इज नथिंग बट टोपोलॉजिकल ऑर्डर। और क्योंकि डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ है, तो क्या विजिटेड वैसे मतलब रखने की जरूरत थी? अगर हमारा पक्का से पक्का एग्जिस्ट करता है आपका बेसिकली टोपोलॉजिकल सॉर्ट, तो विजिटेड रखने की नीड थी भी हमारे पास? नहीं। नहीं, वैसे मैंने यहाँ पे रख दिया था, बट देर इज नो नीड टू क्रिएट अ विजिटेड। क्यों? क्योंकि आपका ग्राफ डायरेक्टेड एसाइक्लिक होगा, तो पक्का से पक्का आपका एक तरह से आप बोल सकते हो कि अगर एक ही कंपोनेंट होगा तो एक ही बार डीएफएस लगेगा। हो सकता है मैंने मल्टी सोर्स डीएफएस के लिए विजिटेड रख लिया हो, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। एनीवेज, मल्टी सोर्स बीएफएस में क्या था, हमने सारी नोड्स का इनकमिंग एजेस का काउंट निकाल लिया एक बार लूप लगा के। बेसिकली हमने क्या करा, पहली बार लूप लगा के एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर हमने सारी नोड्स का इनकमिंग काउंट निकाल लिया। उसके बेसिस पे हमने टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाला। कैसे? हमने बोला कि एक उसी एरे को ही एज अ क्यू ट्रीट कर लो, एक पुश नाम का इंडेक्स, एक पॉप नाम का इंडेक्स। जो नोड पॉप होती जा रही है उसके सारे नेबर्स को पुश कर दो, बेसिकली उन्हीं को पुश करना जिनका इनकमिंग जीरो हो जाए। और जैसे जैसे जिसका इनकमिंग जीरो होता रहता है वो आ सकता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट में। और इसी एल्गोरिथम को हमने यूज कर लिया साइकिल डिटेक्शन में। कैसे? अगर आपका एक ग्राफ है, एक डायरेक्टेड ग्राफ है, तो उसमें साइकिल कब एग्जिस्ट करेगी? जब आपका टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो साइकिल एग्जिस्ट करेगी, जब टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट करेगा तो साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अगर आपके सारी नोड्स पुश हो पाई तो भाई आपका टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट करता था, यानी साइकिल नहीं थी। और अगर आपका टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट नहीं करता था यानी साइकिल थी। तो उल्टा है, मतलब एग्जिस्ट करेगा टोपो सॉर्ट तो साइकिल नहीं होगी, साइकिल अगर होगी तो टोपो सॉर्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात समझ आ रही है? यस। ठीक है, अब आज के क्वेश्चंस अगेन टोपो सॉर्ट के ऊपर ही होने वाले हैं। कोर्स शेड्यूल 1, ये सारे क्वेश्चंस आपको मेरी शीट में मिल जाएंगे। कोर्स शेड्यूल 1, कोर्स शेड्यूल 2, फिर आपका आएगा पैरेलल कोर्सेस, ये बेसिकली लीड कोड पर भी है लेकिन लीड कोड पे लॉक्ड है। फिर आपका आएगा एलियन डिक्शनरी, फिर आएगा आपके पास बेसिकली मदर वर्टेक्स, और अगर टाइम बचता है, वैसे मतलब पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, अगर टाइम बचता है तो हैमिल्टोनियन पाथ भी देख लेंगे, हैमिल्टोनियन पाथ एंड साइकिल। तो सबसे पहला क्वेश्चन,
थोड़ा इजी प्रॉब्लम जो कि है कोर्स शेड्यूल 207। करना क्या है, एक बार रीड मारते हैं, स्टार्ट करें क्लास। यस ठीक है, तो हमारे पास कुछ कोर्सेज दे रखे हैं, कुछ टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, और हमारे को क्या क्या रखा है, कोर्सेज जो है लेबल्ड है 0 से नंबर्स ऑफ कोर्सेज -1 तक। मतलब अगर नंबर्स ऑफ कोर्सेज n है तो कोर्सेज की आईडी है 0 से n-1 की। और हर कोर्स का कुछ ना कुछ प्री रिक्विजिट हो सकता है, जो कि एक प्री रिक्विजिट वाली एरे के फॉर्म में डिफाइंड है। प्री रिक्विजिट्स ऑफ आई पर पढ़ा होगा, ए आई कॉमा बी आई। इसका क्या मतलब होगा, आपको बी आई वाला कोर्स पढ़ने से पहले ए आई वाला कोर्स आना चाहिए। मतलब बी आई वाले के लिए ए आई प्री रिक्विजिट है, मान सकते हो आप। डीपी के लिए रिकर्जन प्री रिक्विजिट है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 0,1 एक पेयर है, तो इसका क्या मतलब है, आपको कोर्स 0 लेना पड़ेगा कोर्स 1 पढ़ने से पहले। तो आपको ये बताना है क्या आप सारे कोर्सेज को फिनिश कर पाओगे गिवन दोज प्री रिक्विजिट्स, या नहीं कर पाओगे। अगर कर पाओगे तो ट्रू रिटर्न करना है, नहीं कर पाओगे तो फॉल्स रिटर्न करना है। आप सारे कोर्सेज कब फिनिश कर पाओगे, क्या लग रहा है, कब कर सकते होंगे हम कोर्सेज को फिनिश? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करोगे? कोई नहीं, फिर से कर लेता हूँ। बेसिकली हमें कुछ कोर्सेज मिल रखे हैं, उन कोर्सेज में कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। मान लो मैं एक क्वेश्चन डिफाइन करता हूँ। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि यार एक कोर्स है आपका रिकर्जन, ये है 0th कोर्स। एक कोर्स है आपका जावा, ये है फर्स्ट कोर्स। एक कोर्स है आपका लेट से डीपी, ये है सेकंड कोर्स। एक कोर्स है ग्राफ्स, ये है थर्ड कोर्स। एक कोर्स है हैश मैप, या फिर एक कोर्स ले लेते हैं मान लो लिंक लिस्ट। एक कोर्स ले लेते हैं मान लो ट्रीज, ये है फोर्थ कोर्स, ये है फिफ्थ कोर्स। और आपको इन कोर्स के बीच में कुछ प्री रिक्विजिट्स दे रखे हैं, मतलब एक कोर्स को करने से पहले एक दूसरा कोर्स आना चाहिए आपको। लेट से डीपी करने से पहले आपको रिकर्जन आना चाहिए, यानी एक प्री रिक्विजिट है 0 से 2 का, मतलब 2 से पहले 0 होना चाहिए। सिमिलरली ग्राफ से पहले रिकर्जन होना चाहिए। सिमिलरली ट्रीज, बेसिकली ग्राफ से पहले ट्रीज भी आना चाहिए। और आप बोल सकते हो ट्रीज से पहले लिंक लिस्ट आना चाहिए। और आप बोल सकते हो इन सबसे ही पहले जावा रिकर्जन वगैरह भी करने से भी पहले जावा आना चाहिए। तो क्या आप इस पूरे के पूरे बेसिकली जो ये प्री रिक्विजिट्स बन रखे हैं, क्या इसमें किसी ऑर्डर में कोर्सेज को फॉलो करो तो क्या आप सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर पाओगे, सच दैट किसी भी कोर्स को करने से पहले आपने उसके प्री रिक्विजिट्स पूरे कंप्लीट कर लिए हो? अगर कर पाओगे तो कोई ऑर्डर बताएगा एक ऐसा जिसमें हम सारे कोर्सेज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में? क्या सबसे पहले जावा कर सकते हैं, जावा का कोई प्री रिक्विजिट नहीं है? यस और नो? यस फिर जैसे ही जावा कर लिया, मान लो जावा का मतलब लिंक लिस्ट का एक प्रीरिक्विजिट था जो कि जावा था, तो जैसे ही मैंने जावा कर लिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं लिंक लिस्ट पकड़ सकता हूँ या फिर रिकर्जन पकड़ सकता हूँ। मान लो पहले लिंक लिस्ट पकड़ लिया, फिर मैं रिकर्जन कर सकता हूँ। फिर अगर लिंक लिस्ट और रिकर्जन दोनों कर लिए तो क्या अब मैं बेसिकली ग्राफ्स कर सकता हूँ या फिर पहले ट्रीज करना पड़ेगा? ग्राफ्स से पहले ट्रीज पहले ट्रीज करना पड़ेगा। अब इसके बाद डीपी भी कर सकते हो, फिर ग्राफ भी कर सकते हो। पहले ग्राफ कर लो या फिर बाद में ग्राफ कर लेना, फिर डीपी कर लो। तो एक तरह से आप सारे कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सारे कोर्सेज मैं तब कंप्लीट कर पाऊंगा अगर टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट करता होगा, यानी यस नहीं होगी ग्राफ में साइकिल नहीं है, ए साइक्लिक ग्राफ है, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ होगा। तो भाई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगी, साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपका टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट करेगा, तो उसमें आप कोर्स कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन यहीं पर मान लो मैं एक ऐसी एज दे देता कि भाई जावा पढ़ने से पहले आपको सी प्लस प्लस आनी चाहिए, और सी प्लस प्लस करने से पहले आपको लेट से मे बी सी प्लस प्लस नहीं लेते, मान लो हैश मैप ले लेते हैं। हैश मैप यूजुअली दिक्कत देता है हमें, या एरे एंड स्ट्रिंग ले लेते हैं। एरे एंड स्ट्रिंग जनरली दिक्कत कर देते हैं। तो मान लो एरे एंड स्ट्रिंग में ले रहा हूँ एक 6th कोर्स, और एरे एंड स्ट्रिंग की वजह से क्या हो रहा है कि आपको एरे एंड स्ट्रिंग करने से पहले जावा आना चाहिए, और एक तरह से आप बोल सकते हो कि ग्राफ्स करने से पहले एरे एंड स्ट्रिंग आना चाहिए। तो साइकिल बन गई क्या? हाँ मेरे ख्याल से तो बन गई, एक साइकिल बन गई। तो क्या आप एरे एंड स्ट्रिंग अगर कोर्स होता है तो क्या कभी भी आप एरे एंड स्ट्रिंग ले पाओगे, कर पाओगे ढंग से एक ही बारी में? अब सोच के देखो। नहीं अगर जावा स्टार्ट करोगे, रिकर्जन कर लोगे जावा के बाद, फिर ग्राफ्स कर लोगे, लेकिन बेसिकली ग्राफ्स करने से पहले आपको एरेंट स्ट्रिंग आना चाहिए था, या फिर एरेंट स्ट्रिंग करने से पहले ग्राफ आना चाहिए। बेसिकली ये इस तरह है, साइकिल है ना।
तो इसमें कोई सा भी कोर्स पहले करोगे उससे पहले वाला प्रीरिक्विजिट आपको करना ही पड़ेगा। रिकर्जन से पहले जावा करनी पड़ेगी, जावा से पहले एरेंज स्ट्रिंग करना पड़ेगा, एरेंज स्ट्रिंग से पहले ग्राफ करना पड़ेगा, ग्राफ से पहले रिकर्जन करना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ मैसअप हो गया, क्योंकि साइकिल एग्जिस्ट करती है। तो क्या आप कोर्सेज को कंप्लीट नहीं कर पाओगे? यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक तरह से इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा? तो क्या मेरे को बस इस क्वेश्चन में साइकिल ही डिटेक्ट करनी थी? ट्रू तब देना है जब साइकिल ना मिले, और फॉल्स तब देना है जब साइकिल मिल जाए। यस यस, उल्टा करना है। हम साइकिल डिटेक्शन में ट्रू तब देते हैं जब साइकिल मिल जाती है, फॉल्स तब देते हैं जब साइकिल नहीं मिलती। यहाँ पे ट्रू आ रहा है जब सारे कोर्सेज फिनिश कर पा रहे हैं, और कोर्सेज कब फिनिश कर सकते हो? जब टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट करता है। हमें ट्रू तब देना है जब कोर्स फिनिश कर पा रहे हैं। फिनिश कब करेंगे? जब टॉपर सॉर्ट एग्जिस्ट करता होगा, मतलब मैं किसी ऑर्डर में कोर्सेज को ले पाऊंगा, और किसी ऑर्डर में कोर्सेज को ले पाऊंगा यानी साइकिल नहीं होगी, क्योंकि टोपोलॉजिकल सॉर्ट डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ में एग्जिस्ट करता है। तो ए साइक्लिक ग्राफ होना चाहिए, डायरेक्टेड तो है ही, ए साइक्लिक होना चाहिए। और फॉल्स कब देना होगा मुझे? जब कोर्स फिनिश नहीं हो पाएंगे। तो कोर्स कब फिनिश नहीं हो पाएंगे? जब टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट करता होगा या नहीं करता होगा? टोपोसॉर्ट डज नॉट एग्जिस्ट। और टोपोसॉर्ट कब एग्जिस्ट नहीं करता? जब ग्राफ में क्या होता है? साइकिल साइकिल एग्जिस्ट करती है। तो हमें अगर साइकिल मिल जाए तो रिटर्न करना है फॉल्स, साइकिल नहीं मिली तो रिटर्न करना है ट्रू। तो कोड पिछला वाला कोई सा भी यूज कर सकते हो, डीएफएस वाला भी यूज कर सकते हो, बीएफएस वाला भी यूज कर सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बस साइकिल डिटेक्शन वाला जो कोड है वो कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। डायरेक्टेड वाला करना पड़ेगा, अनडायरेक्टेड वाला मत कर लेना गलती से, क्योंकि ग्राफ डायरेक्टेड है, जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो डायरेक्टेड के फॉर्म में दे रखे हैं। हालांकि जो इनपुट हमें मिल रखा है वो हमें अभी वाले क्वेश्चन में किस फॉर्मेट में इनपुट मिल रखा है? ये प्री रिक्विजिट क्या है? इसको वो विजिटेड नॉट विजिटेड वो काउंट वाले से कर सकते हैं। काउंट वाला कौन सा? हाँ, वो कान संवर्धन। हाँ, कार, ये कार ही है, ये वाली। ओके एक बार मेरे को ये बताओगे, ये प्री रिक्विजिट्स वाली जो एरे है ये कैसी एरे है? क्या ये एडजेसेंसी लिस्ट है, या ये एज लिस्ट है, या फिर ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है? क्या लग रहा है? 1 का प्री रिक्विजिट 0, 0 का प्री रिक्विजिट 1, इसका क्या मतलब है? एज एज लिस्ट। लिस्ट दे रखी है, बेसिकली 1 से 0 की तरफ एक एज है, 0 से 1 की तरफ एक एज है। तो आपको किसका प्रीरिक्विजिट कौन सा है? यू मस्ट टेक बी आई कोर्स फर्स्ट इफ यू वांट टू टेक ए आई। आपको बी आई पहले लेना पड़ेगा। तो बी आई पहले लेना पड़ेगा, तो एज आप 0 से 1 बनाओगे या 1 से 0 बनाओगे? आप नहीं, इसमें लिख रखा है यू हैव टू टेक कोर्स 0, यू हैव टू टेक कोर्स 1 फर्स्ट। हाँ, अगर कोर्स 0 परस्यू करना है तो कोर्स 1 आना आना चाहिए, प्रीरिक्विजिट है कोर्स 1 0 का। तो एज 1 से 0 बनेगी या 0 से 1 बनेगी? 0 से 1। थोड़ा और सोच लो। अगर मैं बोल रहा हूँ 0 वाला कोर्स लेने से पहले 1 वाला कोर्स मेरे को आना चाहिए, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में 0 से पहले अगर 1 होना चाहिए, तो एज 1 से 0 की तरफ आएगी या 0 से 1 की तरफ आएगी? 1 से 0, यानी बी आई से ए आई की तरफ होगी। एज जो होगी बी आई से ए की तरफ होगी। तो हमने एक बेसिकली पहले तो इनकमिंग ये बनाया, इनकमिंग का काउंट रखा। फिर हमने बोल दिया कि भाई एडजेसेंसी लिस्ट तो है नहीं हमारे पास, तो एज लिस्ट है। एज लिस्ट के ऊपर लूप लगाते हैं। एज लिस्ट के ऊपर लूप लगाएंगे यानी सारी एजेस के ऊपर जाएंगे, सारी एजेस के ऊपर जाओ, प्री रिक्विजिट्स वाली एज लिस्ट के ऊपर। उस एज लिस्ट में आपको दो चीजें मिलेंगी, सोर्स नोड और डेस्टिनेशन नोड। तो आपका इनकमिंग किसकी वजह से प्लस प्लस होगा? सोर्स नोड की वजह से, डेस्टिनेशन नोड की वजह से। मतलब अगर 0 लेने से पहले 1 आना चाहिए, तो इनकमिंग किसका प्लस प्लस होगा? 0 वाले का प्लस प्लस होगा, यानी पहले वाले पैरामीटर का प्लस प्लस होगा। तो आप पहले वाले पैरामीटर का इनकमिंग प्लस प्लस कर देना। तो आप बोल देना एज ऑफ 0 प्लस प्लस, पहले वाले पैरामीटर का, क्योंकि आपको 1 से पहले, 0 से पहले 1 लेना है। तो 1 से आउटगोइंग है, 0 की तरफ इनकमिंग है। ये तो खैर मतलब बस अगर नहीं चल रहा होगा तो एज ऑफ 1 ले लेना, ये तो छोटी सी बात है। तो हमने एक एज लिस्ट को एक इनकमिंग एरे पे कन्वर्ट कर दिया। ये सबको समझ आया है? एज लिस्ट को इनकमिंग एरे में कन्वर्ट करना। यस सर। और फिर मल्टी सोर्स बीएफएस लगाया। अब बस हमें रिटर्न को उल्टा करना था। तो अगर हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट करता है तो कोर्स फिनिश कर पाएंगे, तो ट्रू देना है, कोर्स फिनिश कर पाएंगे। और अगर टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो फॉल्स देना है, क्योंकि उसमें हम कोर्स फिनिश नहीं कर पाएंगे।
कोर्स नॉट फिनिश, मतलब कोई भी तरीका ही नहीं है, किसी भी कोर्स को पहले ले लो, कोई ना कोई प्री रिक्विजिट बीच में रह जाएगा। और वी डिफाइन नहीं है तो इसको वी बोल देते हैं। नंबर ऑफ कोर्सेज ये बेसिकली नंबर ऑफ नोट्स है। और कहीं और भी एडजेसेंसी यूज हो रहा है क्या? तो एडजेसेंसी लिस्ट बनानी ही पड़ेगी फिर। कोई नहीं, एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं। एक ग्राफ बनाता हूँ मैं, ये डायरेक्टली एडजेसेंसी लिस्ट, चलो ग्राफ ही कॉपी करते हैं। कहाँ पे बनाया था हमने ग्राफ? कोई क्वेश्चन याद आ रहा है जहाँ पे हमने ग्राफ वाली क्लास बनाई थी? हैश पाथ से उठा लूँ? ठीक है, यहाँ से हमने एक ग्राफ वाली क्लास उठा ली। इस ग्राफ में हमें डायरेक्टेड एज देनी है, तो क्या ये दोनों देने चाहिए? हमें डायरेक्टेड एज बनाना है, डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है, सिर्फ सोर्स से डेस्टिनेशन देना चाहिए। तो हमने इनकमिंग तो बना लिया, लेकिन यार ये वाला, ये नेबर्स पर कॉल लगाने वाला काम, नेबर्स पर कॉल तो तभी लगा सकते हैं ना जब हमें एडजेसेंसी लिस्ट पता हो। तो हम एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे, जी इज इक्वल्स टू न्यू ग्राफ। इस ग्राफ में वी नंबर ऑफ एजेस, वी नंबर ऑफ नोड्स होंगी, और सारी की सारी एजेस पर जाएंगे, सारी की सारी एजेस पर जाओ और ग्राफ में ऐड कर दो एज। बेसिकली ग्राफ में जी डॉट एड एज कर दो, एज ऑफ 1 से 0 या 0 से 1, क्या लग रहा है? अगर 0,1 है और मैं बोल रहा हूँ 1 से 0 की तरफ एज है, तो क्या आपको यहाँ पर एज ऑफ 0 पहले पास करना चाहिए, एज ऑफ 1 पहले पास करना चाहिए? सोर्स कौन है? क्या लग रहा है, सोर्स कौन है? सेकंड इंडेक्स। सेकंड वाला सोर्स है, तो एज ऑफ 1 सोर्स है और एज ऑफ 0 हमारा डेस्टिनेशन है। तो एज ऑफ 0 से पहले एज ऑफ 1 वाला कोर्स आना चाहिए, जो बाद में है वो वाला कोर्स आना चाहिए ये वाला कोर्स करने से पहले, इसलिए बाद वाले से एज निकलेगी, पहले वाले पर जाएगी। तो हमने सारी एजेस एजेस ऐड कर दी और बस अब उसी एज को के बेसिस पर हम काम कर रहे हैं। तो इसको हटा देता हूँ मैं, कमेंट जो करा था। अब हम इसी ग्राफ पे लूप लगा देते हैं। ठीक है, अब आइडियली चलना चाहिए, होपफुली, देखते हैं। ठीक है, अब चल रहा है। कर कुछ नहीं रहे, वही है जो पहले कर रहे थे, मतलब पहले हमारा ग्राफ डायरेक्टली एडजेसेंसी लिस्ट में दे रखा था, अब हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ रही है, इतना सा ही फर्क है, और कुछ इतना खास फर्क नहीं है। तो ये आपका ग्राफ है जो कि एक एडजेसेंसी लिस्ट बना रखा है, और क्योंकि एक डायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ है तो मैंने सिर्फ सोर्स से डेस्टिनेशन डाला है। और पहले हमने ग्राफ बना लिया और बाद में कौन सी एल्गोरिथम लगाई है ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालने के लिए या साइकिल डिटेक्शन करने के लिए? कहाँ से एल्गोरिथम लगाई है? क्या डीएफएस नहीं लगा सकते थे क्या, पोस्ट ऑर्डर वाला डीएफएस? नहीं, उससे साइकिल डिटेक्ट नहीं होगा। साइकिल डिडक्शन डायरेक्टेड में दूसरे तरीके से करना हो तो, और दूसरा तरीका कौन सा होता था? वो प्रीवियस पेयर बना के पेयर बना के नहीं, क्या वो 3 तरह के कलर वाला याद आ रहा है? प्री ऑर्डर का विजिटेड, हाँ हाँ पोस्ट ऑर्डर का विजिटेड, हाँ। उससे भी कर सकते हो। अभी के लिए मैंने कहान करा है क्योंकि जस्ट ये लास्ट क्लास में ही करा था, कल ही किया था। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक बार वो इंट टोपो इक्वल्स टू न्यू इंट बी जो बनाया था आपने, एक बार वो बता सकते हो फॉर लूप क्यों लगाया था? दोबारा बताओगे कहाँ पर? वो मल्टी सोर्स बीएफएस जो लिखा है आपने, मल्टी ऊपर सोर्स, वाला, हाँ ये वाला पार्ट, मतलब वो नीचे वाला समझ गया आपको? हाँ वाला पार्ट नहीं समझे? हाँ, वो क्यों किया हमने वो ये वाला टोपो पुश प्लस प्लस, मतलब वो एरे क्यों बनाया टोपो? एरे इसलिए बनाया ताकि हमें सारी नोट्स पॉप करवा पाए, मतलब हम उस एरे को एज क्यों ट्रीट कर रहे हैं। जब मैंने कल ड्राइविंग करवाया था तो मैंने क्या बोला था, इसी एरे में से 0 आगे से पॉप हो रहा है, फिर 2 पॉप हो रहा है, फिर 3 पॉप हो रहा है और इसी एरे में पुश हो रहा है। तो मैंने इंस्टेड ऑफ क्यू बनाने के इसी टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाली एरे को ही ऐसा क्यों ट्रीट कर लिया, क्योंकि जिस ऑर्डर में वो क्यू में डलने वाले हैं वही टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाला ऑर्डर है। तो इसलिए मैंने एक पुश नाम का इंडेक्स रख रखा है जो कि पुश करवाएगा उस क्यू के अंदर, यानी टोपोलॉजिकल सॉर्ट में इंसर्ट करवाएगा। और पॉप सिर्फ इमेजिनरी पॉप है, वो क्यू में से पॉप के लिए है, लेकिन टोपोलॉजिकल सॉर्ट में वो तब भी रहेगा। तो मैंने बोला कि जो भी इनकमिंग 0 वाली नोट्स हैं
वो टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाली एरे में भी पुश हो जाओ और एक तरह से क्यू में भी पुश हो जाओ। बात समझ आई है? अच्छा ओके, मतलब इनिशियली सिर्फ 0 जिनका इनकमिंग है वो पुश किया राइट टोपो में। नहीं, सिर्फ 0 नहीं, जिनके भी इनकमिंग 0 है, वो हो सकता है हाँ 0। मतलब हाँ, जिनकी इनकमिंग 0 वो पुश कर दिया टोपोलॉजिकल में, और फिर हमने वो वाइल लूप लगाया, उसके नेबर्स विजिट किए और वो पुश करें। ये 2 बार आ गया कोड, ये वाला पार्ट सिर्फ इसको एक ही बार लेना है। देखो ये सारे कोड आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे कोड लिखे हुए, तो आपको मतलब जरूरी नहीं है कि यही यहीं से कोड आपको यही सेम लिखना हो। आपको DSA 1.0 में जाओगे, सारे के सारे कोड ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। और आज की क्लास ऑनेस्टली मेरे को लग रहा है एक जने ने नहीं अटेंड करी थी, क्योंकि लास्ट क्लास में 9 जने थे, मतलब मेरे को मिलाकर। तो जिसने भी नहीं अटेंड करी थी वो तो या तो चैट में बता दो या फिर अगर अटेंड नहीं करी थी और रिकॉर्डिंग देख ली थी वो अलग बात है। मैंने नहीं करी थी अभिषेक, तो समझ आया ये वाला क्वेश्चन? ये तो बिल्कुल ही ऊपर से गया होगा अगर रिकॉर्डिंग नहीं देखी थी तो। प्रकाश आपने भी नहीं की थी हम किताब ने भी नहीं की थी। अरे तो करी किस देते फिर अटेंड? देखो यार, अगले जो 3 क्वेश्चन है ना, अगले इनफैक्ट चारों क्वेश्चन, वो फिर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। फिर क्या करें, आपको तो समझ ही नहीं आएंगे। अब मैं ये वाला टॉपिक बीच में छोड़ के नया टॉपिक तो स्टार्ट करना नहीं चाहता। अभिषेक तो कह रहे हैं कोई नहीं, करवा दो टोपोलॉजिकल सॉर्ट, आता है मुझे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। बाकी आकाश अंकित ट्राई करो समझने की, अगर नहीं आता तो लीव कर लेना बाद पे। आप अपने फ्लो में चलो, हम लोग मैनेज कर लेंगे, चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो मतलब कर लोगे ना, इसमें तो बस ऑलरेडी था ही, बस ये ग्राफ बनाना एक्स्ट्रा था और कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। जिन्होंने करा था अटेंड संडे का उनसे पूछ रहा हूँ। यस सर। क्वेश्चन मेन है। अगला क्वेश्चन देखो, कोर्स शेड्यूल 2, ये एक्चुअल में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में मांग क्या रखा है, आप पढ़ते हैं। आपको एक टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज बता रखे हैं अगेन, आपको कोर्सेज के लेबल दे रखे हैं अगेन 0 to n-1, और प्री रिक्विजिट्स बता रखे हैं अगेन कि भाई BI वाला कोर्स लेना पड़ेगा AI वाले कोर्स से पहले, BI वाला लेना पड़ेगा AI वाले से पहले। तो अगर आपके पास मतलब एग्जांपल के लिए वही 0 वाला कोर्स से पहले 1 वाला कोर्स लेना पड़ेगा। लेकिन इस बार आपको क्या बताना है, आपको एक ऐसी ऑर्डरिंग बतानी है जिसमें आप वो फिनिश कर पाओ। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता कोई भी ऑर्डरिंग तो आपको एम्प्टी एरे रिटर्न करनी है। अगर एग्जिस्ट करती है तो कोई सी भी ऑर्डरिंग बता दो, एनी ऑफ देम। बहुत सारी टोपोलॉजिकल सॉर्ट होंगी, उन सारे में से कोई सी भी टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाली एरे रिटर्न कर देना। और अगर पॉसिबल नहीं होगा टोपोलॉजिकल सॉर्ट, अगर पॉसिबल नहीं होगा सारे कोर्सेज कंप्लीट करना, तो एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर देना। तो क्या मैं इस कोड में बेसिकली वही सेम जो अभी पिछला कोड रखा था, वो सेम कोड से साइकिल डिटेक्शन भी कर सकता हूँ, मतलब एम्प्टी एरे भी रिटर्न कर सकता हूँ, और साथ के साथ टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी रिटर्न कर सकता हूँ अगर एग्जिस्ट करती होगी तो? यस। यस। अगर एग्जिस्ट करती होगी तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाली एरे पूरी भर जाएगी। अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो मैं एल्स लगा के रिटर्न एम्प्टी एरे कर दूंगा। तो दोनों ही काम हो सकते हैं, इसलिए काहान्स एल्गोरिथम बेटर है। क्यों? क्योंकि काहान्स एल्गोरिथम में हम साइकिल डिटेक्शन भी साथ के साथ कर सकते हैं और टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी साथ के साथ निकाल सकते हैं। सेम ही एल्गोरिथम से साइकिल डिटेक्शन भी हो रही है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी निकल रहा है। लेकिन अगर आप DFS से करने जाओगे ना, तो DFS में या तो सिर्फ साइकिल डिटेक्शन कर पाओगे, जो 3 तरह के विजिटेड होते थे उससे, या फिर सिर्फ टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल पाओगे पोस्ट ऑर्डर वाले TFS से। तो दोनों काम एक साथ नहीं होंगे, और करने पड़ेंगे तो फिर 3-3 4-4 एरे लेनी पड़ जाएंगी, तो वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहाँ से एल्गोरिथम बेटर है, क्योंकि एक ही एल्गोरिथम से दोनों काम हो पाएंगे हमारे। तो अगेन कोड कॉपी पेस्ट ही मारूंगा। तो वही है कि यार ये हम उस दिन भी कर सकते थे, मुझे लगा नहीं था कि इतना ही सिंपल होगा।
यहाँ पर हमारा अगेन ग्राफ सेम रहेगा, अनडायरेक्टेड सॉरी डायरेक्टेड ग्राफ रहेगा। ग्राफ बना लिया, इनकमिंग एजेस बना ली, ये सब भी सेम रहेगा, इन सबको भी पेस्ट करते हैं। लास्ट में मेरे को ये बताओ कि अगर टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट करता था तो हमारा क्या पूरी की पूरी एरे फिल हो जाती थी, यानी कि क्या जो पुश वाला इंडेक्स था वो भी पहुंच जाता था? पूरी की पूरी एरे फिल हो जाएगी। यस। पूरी एरे फिल हो जाएगी तो टोपोलॉजिकल वाली एरे रिटर्न कर देना। अगर पूरी एरे फिल नहीं हो पाई तो हमारा जो कॉर्नर केस था, पूरी एरे फिल नहीं हो पाई तो आपका साइकिल एग्जिस्ट करती थी उस केस में, और अगर साइकिल एग्जिस्ट करती थी तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उस केस में जीरो साइज वाली एरे इन्होंने मांग रखी है। तो एक न्यू एरे इस तरीके से जीरो रिटर्न करना, नल मत रिटर्न कर देना। नल डिफरेंट होता है, जीरो साइज की एरे डिफरेंट होती है, एक खाली एरे डिफरेंट होता है, और कुछ भी ना होना डिफरेंट होता है। तो एक जीरो साइज की एरे रिटर्न कर देना। एक बार चलाकर देखते हैं। अगेन इसमें सिंबल्स को चेंज कर देते हैं, इसको वी बोल देते हैं। ठीक है, अगर टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट करता है तो वो आ जाएगा हमारे पास, अगर एग्जिस्ट करता है तो, और अगर नहीं करता, वैसे इसमें भी करता ही है, लेकिन अगर नहीं करता होगा तो एम्प्टी आएगा। मान लो मैं एक साइकिल दिखा देता हूँ किसी भी टेस्ट केस में। लेट्स से इस वाले टेस्ट केस में मैं एक एज डाल दूं, मान लो 2 से 3, एक एज है 3 से 2 और एक एज है 2 से 3, क्या हो पाएंगे कोर्स कंप्लीट? 2 से पहले 3 का पढ़ा होना जरूरी है, 3 से पहले 2 का पढ़ा होना जरूरी है, नहीं। नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हमें आइडियली एमटीआर देनी है, देखते हैं एमटीआर दे पा रहे हैं या नहीं। सेकंड केस में एक जीरो साइज की एरे आ पा रही है, तो आइडियली सबमिट हो जाएगा। सेम ही कोड है कोर्स शेड्यूल 1 का, कोर्स शेड्यूल 2 का, क्योंकि हमने करा ही कहां से है, जो हमारे को दोनों ही काम करके देता है। टॉपोलॉजिकल सॉर्ट भी, यानी वो ऑर्डरिंग भी ला कर देगा और साइकिल डिटेक्शन भी करेगा। ऑर्डरिंग तभी एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर साइकिल होगी, यही हमने संडे को डिस्कस किया था। ज्यादा फास्ट हो रहा हो तो बता देना यार। कहान एल्गोरिथम कितना टाइम लेता था? क्या हम कर तो बीएफएस ही रहे हैं एक तरह से, ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल, यस। और अगर हम कर बीएफएस ही रहे हैं तो हमारा n+e टाइम होता है कहान एल्गोरिथम का। और स्पेस, क्योंकि हम ये एक्स्ट्रा एरे बना रहे हैं, एक इनकमिंग वाली एरे, एक टॉपर वाली एरे और एक ग्राफ, तो n+e स्पेस भी हो गया हमारा, ऑर्डर ऑफ n+e स्पेस, ऑर्डर ऑफ n+e टाइम। चाहते हो तो एक टेस्ट केस पर रन कर सकते हैं, अगर मतलब रिवाइज करना है तो। मैं ये वाला कोड अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, जो जिनको कोड देखना है वो मैंने उनके लिए लिंक डाल दिया है चैट में।
सो जो एम्प्टी एरे है उसमें नल पड़ा है तो इस वाली एरे में नल हो ही नहीं सकता क्योंकि इंट की एरे है। इंटीजर की एरे होती तो अलग बात थी। इंट में कभी भी नल नहीं डल सकता। सर मतलब ये है क्या फिर जीरो साइज मतलब कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। हो क्या रहा है, अगर मैं बोलता हूँ कि इसी पेज पे दिखा देता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट ARR इज इक्वल्स टू न्यू इंट 0, इस लाइन से होगा क्या, स्टैक में तो एक एरे नाम का रेफरेंस वेरिएबल बन जाएगा। उसको कुछ मेमोरी मिलेगी, 8 बाइट्स यूजुअली मिलते हैं एक रेफरेंस वेरिएबल को। और हीप में क्या होगा, हीप में एक एम्प्टी एरे बनेगी, मतलब एक ऑब्जेक्ट तो एटलीस्ट बनेगा। होता तो एरे एक ऑब्जेक्ट ही है, मतलब काइंड ऑफ डिराइव्ड डेटा टाइप होता है। तो कुछ ना कुछ तो मेमोरी में बनेगा। एटलीस्ट एरे डॉट लेंथ तो जाएगी, तो एरे डॉट लेंथ के लिए 4 बाइट तो लगेंगी ना, तो एरे डॉट लेंथ 0 आएगा। ऑल्दो उसके अंदर कुछ एरे नहीं होगी, खाली एरे होगी। तो इतना कुछ हो रहा होगा, वो एरे खाली होगी, तो काइंड ऑफ मेमोरी वेस्टेज ही है, लेकिन इट इज डिफरेंट फ्रॉम हैविंग नल। इसी की जगह अगर मैं बोलता कि इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट ARR इज इक्वल टू नल, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगेन ARR नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना है, लेकिन अब वो एक एरे को, एक ऑब्जेक्ट को ना पॉइंट करके वो नल को पॉइंट कर रहा है। मतलब वो किसी किसी चीज को भी पॉइंट नहीं कर रहा। नल को पॉइंट करना डिफरेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना या फिर एक खाली एरे को पॉइंट करना डिफरेंट होता है। इट इज सेम एज अगर मैं एक एरे बनाऊं और उसको खाली रखूं वर्सेस एक एरे बनाऊं और उसमें 0 डाल दूं। तो वैसे तो आप बोल सकते हो कि भाई 0 है या खाली है, बात तो सेम ही है, मतलब दोनों का सम 0 आएगा। लेकिन लॉजिकली तो दोनों डिफरेंट है ना। या फिर अगर किसी नंबर का पावर 0 लूं, तो कोई किसी भी नंबर का पावर 0 ले लूं, वो 1 ही होता है। तो बहुत ही ट्रिवियल ट्रिवियल बातें हैं। तो उसमें से एक ट्रिवियल बात ये भी है कि एम्प्टी एरे बनाना और नल को पॉइंट करना दोनों डिफरेंट होता है। नल एक ऐसा लोकेशन है जो 0th बाइट को पॉइंट करता है। एक एरे को पॉइंट कर रहे हो तो वो एरे कहीं ना कहीं तो बनी होगी, भले ही उसके अंदर एक भी एलिमेंट है नहीं, वो अलग बात है। यस यस समझ गया। इस चीज को और थोड़ा ढंग से समझना है तो एक स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग नल पड़ा है, वहां से मतलब इसको रिलेट कर सकते हो। एक स्ट्रिंग str इज इक्वल टू नल, स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब डबल कोट्स। यस ये मेरा एक डाउट था कि ये नॉर्मल इंटीजर नहीं होगा एक तरीके से, इंट जीरो है तो। नॉर्मल इंटीजर इन द सेंस? मतलब जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया इंटीजर का। नहीं, अगर आप एरे बोल रहे हो तो रेफरेंस वेरिएबल बना है और एक ऑब्जेक्ट बना है, एक नॉर्मल इंटीजर नहीं बना होगा। ओके। नॉर्मल इंटीजर तो तब भी नहीं बनता अगर एक साइज का भी होता तो। मतलब एक साइज का आप सोचोगे कि एक ही तो इंटीजर है, तो एक इंटीजर का एक नॉर्मल इंट बन जाएगा, वो भी तब भी नहीं बनेगा। मतलब हो सकता है कुछ ऐसा होता हो मैंने कभी सर्च नहीं किया, क्या पता होता हो। देख लेते हैं एक बार। एरे ऑफ साइज 0 इन जावा, क्या पता कुछ डिफरेंट तरीके से स्टोर होता हो। व्हाई डज एरे अलाउज जावा अलाउज एरे ऑफ 0 साइज? इट सिग्निफाइज दैट इट इज एम्प्टी, यू कैन लूप ओवर इट। अच्छा ठीक है। बेसिकली अगर आप एक एम्प्टी एरे के ऊपर लूप लगाओगे तो लूप लगा पाओगे, वो लूप चलेगा नहीं, मतलब पहले ही टर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन लूप चला पाओगे। तो आप एक एरे बना सकते हो 0 साइज की। ये सिग्निफाई कर रहा है कि आप एक ऐसी एरे जिस पर लूप लगा पाओ वो बना सकते हो। लेकिन क्या आप नल के ऊपर लूप लगा सकते हो क्या, मतलब नल के ऊपर इटरेट कर सकते हो क्या? नहीं। हम एक एम्प्टी एरे के ऊपर इटरेट कर सकते हैं, वो इटरेट चलेगा ही नहीं, होएगा ही नहीं, लेकिन लूप लग पाएगा। मतलब टर्मिनेशन कंडीशन पहले ही आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ही आ जाएगा, या फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जो भी बोलना चाहो। अगला क्वेश्चन करें, बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है, पैरेलल कोर्सेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन करने में मजा आएगा। यस सर। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब मैं क्वेश्चन पहले डिफाइन कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मत रीड करने जाना, फिर बाद में प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ना अगेन बहुत सारे कोर्सेज मिल रखे हैं, अगेन किसी कोर्स का कुछ कोर्स प्री रिक्विजिट है, आपको कितने सेमेस्टर्स में सारे कोर्सेज कंप्लीट करने, मतलब कम से कम सेमेस्टर कितने लगेंगे सच दैट सारे कोर्सेज कंप्लीट हो पाए, ये आपको बताना है। और एक सेमेस्टर में आप वो वाले कोर्सेज ले सकते हो जिनका आपस में कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। इन अ गिवन सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में आप ऐसे कोर्सेज ले सकते हो जिनका कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, मतलब जिनका आपस में कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। नो प्री रिक्विजिट इन बिटवीन देम, नो प्री रिक्विजिट इन बिटवीन देम। आप ऐसे कोर्सेज को एक सेमेस्टर में ले सकते हो। तो आपको कितने सेमेस्टर लगेंगे सच दैट सारे कोर्सेज कंप्लीट कर पाओ, वो आपको बताना है। तो मान लो एक मैं कुछ डायग्राम सा बनाता हूँ, मतलब कुछ कोर्सेज बना रहा हूँ। मान लो एक 0 कोर्स है, एक 1 कोर्स है, एक 2 कोर्स है। मान लो एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। मान लो एक आपका 6 है, 7 है, और लेट से 8 है। मान लो 0 से 1 एक प्री रिक्विजिट है, 1 से 2 एक प्री रिक्विजिट है, मतलब 2 वाले कोर्स से पहले 1 वाला करना पड़ेगा, 1 वाले से पहले 0 वाला करना पड़ेगा। मान लो 4 वाले से पहले 3 करना पड़ेगा, 5 वाले से पहले 3 करना पड़ेगा, और लेट से एक 6 है, तो 6 से पहले 4 करना पड़ेगा, 6 से पहले 5 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, फिर यहाँ पे लेट से ले लेते हैं 7 8 9। लेट से 7 से पहले 8 है, 7 से पहले 9 है। ठीक है, आई गेस इतने काफी होगा। और एक ये वाली एज भी ले लेते हैं 3 से 6 की तरफ। तो आपको कितने सेमेस्टर्स लगेंगे सच दैट आप सारे कोर्सेज कंप्लीट कर पाओ, और एक सेमेस्टर में वही वाले कोर्सेज ले सकते हो जिनके प्री रिक्विजिट पिछले सेमेस्टर में ले चुके हो, पिछले या फिर उससे भी पिछले सेमेस्टर्स में ले चुके हो। तो मेरे को कोई बताएगा सबसे पहले सेमेस्टर में मैं कौन कौन से कोर्सेज ले सकता हूँ सबसे पहले सेमेस्टर में? 0 3 7। क्या मैं सबसे पहले सेमेस्टर में वो वाले कोर्सेज ले सकता हूँ जिनका कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है, मतलब जिनके पास कोई भी इनकमिंग एज नहीं है? यस और नो? 0 3 7 ये तीनों मैं कोर्सेज ले पाऊंगा। यस सर। फिर अगले सेमेस्टर में अब जैसे ही मैंने 0 वाला कोर्स ले लिया, 3 वाला कोर्स ले लिया, 7 वाला कोर्स ले लिया, तो भाई ये वाली इनकमिंग एज हटा दो एक तरह से, मतलब ये वाली एजेस हटा दो आउटगोइंग वाली। तो ये वाली जब एजेस हटा दोगे, अब मेरे को बताओ कि अब मैं अगले सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज ले सकता हूँ। 1 4 5 8 9। अब 1 का कोई प्री रिक्विजिट नहीं रहा, 4 का कोई प्री रिक्विजिट नहीं रहा, 5 का कोई प्री रिक्विजिट नहीं रहा, क्या 6 ले सकते हैं इसी कोर्स में, मतलब इसी सेमेस्टर में? नहीं। नहीं, 6 के लिए 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 4 और 5 तो अभी पढ़ रहे हो। क्या 8 ले सकते हैं? है ना, 8 ले सकते हैं इस वाले सेमेस्टर में। यस। क्या 9 भी ले सकते हैं सेम ही सेमेस्टर में? क्या 9 के लिए 8 आना जरूरी है? नहीं, कोई एज नहीं बनाई है मैंने। तो मैं क्या ले पाऊंगा, 1 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 8 वाला, 9 वाला, ये पांचों कोर्सेज सेमेस्टर 2 में ले पाऊंगा। और फाइनली जैसे ही मैंने ये वाले कोर्सेज ले लिए, अब मेरे को आखिरी सेमेस्टर में क्या मैं अब सेकंड वाला कोर्स भी और 6th वाला कोर्स भी ले लूंगा आखिरी सेमेस्टर में? यस, तो मेरे को 3 सेमेस्टर्स कम से कम लगेंगे सच दैट मैं सारे कोर्सेज कंप्लीट कर पाऊँ। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 3। क्या आपको कम से कम 3 बार कुछ कुछ कोर्सेज लेने पड़ेंगे सच दैट एक सेमेस्टर में आप वही वाले कोर्सेज ले रहे हो जिनका कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है, मतलब जिनका भी था वो पूरा हो चुका है। तो कैसे करें सॉल्व, कोई आइडिया? अगेन बीएफएस, अगेन काहान्स एल्गोरिथम, काहान्स जैसा ही लग रहा है। सबसे पहले वो वाली नोट्स ले लो जिनका इनकमिंग 0 है। यस। यस। फिर जैसे ही उनको हटाओगे, अगले सेमेस्टर में वो वाली नोट्स ले लेना जिनका अब इनकमिंग 0 बन जाता है। फिर अगले सेमेस्टर में उनको ले लेना फिर जिनका अब बेसिकली इनकमिंग 0 बन जाता है। मतलब जैसे जैसे इनकमिंग एक पर्टिकुलर टाइम पे 0 हो, उन सारी नोट्स को एक सेमेस्टर में ले लो। फिर अगले सेमेस्टर में जाने के लिए वापस से आप सारी नोट्स को काउंट करो जो भी उस सेमेस्टर के लिए इनकमिंग जिनका भी 0 बन जाता है, एंड सो ऑन। तो आई गेस इंट्यूशन तो समझ आ रही है। एक बार प्रॉब्लम रीड भी कर लेते हैं कि करना यही है कि नहीं है। मैं पहले तो इसको डार्क थीम में ले जाता हूँ। क्वेश्चन का लिंक ऑलरेडी आपके पास होगा, आई गेस दोबारा शेयर कर देता हूँ। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं।
आपको मिल क्या रखा है, आपको एक इंटीजर n मिल रखा है, और वो इंटीजर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कोर्सेज, और कोर्सेज यहाँ पे 1 से n है, तो 0 से n-1 चेंज कर लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और प्री रिक्विजिट्स की एक एरे मिल रखी है, एक मैट्रिक्स मिल रखी है बेसिकली, और वो मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रही होगी एक ए वाला कोर्स लेने से पहले आपको बी वाला कोर्स आना चाहिए। तो क्या इनपुट सेम ही है पिछले 2 क्वेश्चन जैसा, इनपुट फॉर्मेट एकदम सेम है। यस आपको करना क्या है, आपको फाइंड करना है कम से कम सेमेस्टर्स कितने लगेंगे सच दैट आप सारे कोर्सेज कंप्लीट कर पाओ, और अगर ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है तो रिटर्न -1। कब पॉसिबल नहीं होगा करना, अगर साइकिल आ जाए इसमें। जब ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट करती होगी तो कहां समय साइकिल भी बता देगा, कहां समय नंबर ऑफ सेमेस्टर्स भी बता देगा, कहां समय नंबर ऑफ लाइक टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी बता देगा। तो आपको करना क्या है, आपको वो बस काउंट करना है कि कितने सेमेस्टर्स लगने वाले हैं। तो शुरू में पहली बात तो मेरे को ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो अगेन मैं ग्राफ वाला कोड कॉपी पेस्ट मारता हूँ, जो हमारा कोई ग्राफ बेसिकली हमें हमने क्लास लिख रखी थी, और साथ के साथ ये ग्राफ बना भी लेते हैं। अब ऑल्दो इन्होंने जो एजेस दे रखी है वो 1 बेस दे रखी है, मेरे को 0 बेस चाहिए, तो क्या बस मैं यही बोल दूं कि एज ऑफ 1 की जगह एज ऑफ 1 -1 और एज ऑफ 0 -1 कर देना, ताकि 0 बेस बन जाए। नोट्स मतलब इन्होंने नोट्स बोल रखे 7 6 1 6 2 6 3 6, 7 6 की जगह मैं क्या कर दूंगा, मैं बोल दूंगा लेट से 6 5, मतलब 0 बेस बना दूंगा उन नोट्स को। ये बात तो समझ आ रही है ना, -1 क्यों करा है मैंने, यस इन्होंने इंडेक्सिंग 0 से ना स्टार्ट करके 1 से कर रखी है। तो हमने सारी एजेस, देखो कोर्स का नंबर 0 हो, कोर्स का नंबर 1 हो, इससे फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। ये कोर्स 10 भी होता तो भी क्या ही फर्क पड़ता है, हमें वो कोर्सेज थोड़ी ना बताने हैं कि कौन सा कोर्स किस सेमेस्टर में ले रहे हैं, हमें तो बस सेमेस्टर्स काउंट करने हैं। तो इंडेक्सिंग एक एक कम भी कर दोगे सब में से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इससे बेटर क्या हो जाएगा, इससे बेटर ये हो जाएगा कि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग कर पाओगे आप, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग ही सही रहती है, क्योंकि फिर दिक्कतें नहीं आएंगी वरना। तो एक बार आपका एक बार ग्राफ बन गया, अब आपको कहाँ से एल्गोरिथम लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इनकमिंग एजेस का काउंट अपने पास रख लेंगे, सारी नोट्स का इनकमिंग काउंट मेरे को मिल गया। अब मेरे को बताओ सबसे पहले सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज आने वाले हैं, 0 का जिनका भी इनकमिंग 0 होगा वो सबसे पहले सेमेस्टर में ले पाएंगे। तो मैं एक सेमेस्टर नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि इनिशियली 0 होगा, और मैं बोलूंगा कि भाई जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता, जब तक आपकी टोपोलॉजिकल सॉर्ट पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप काम करो। तो इस बार टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो है वो क्यू टाइप की बना लेते हैं, ताकि इजिली हम कर पाए, क्योंकि हमें वो सॉर्टिंग तो देनी नहीं है, वो ऑर्डरिंग तो देनी नहीं है, हमें तो बस काउंट देना है। तो एक क्यू टाइप का टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाली एरे बनाएंगे जिसमें बीएफएस करेंगे, और वो सारी नोट्स पुश कर देंगे जिनका भी बेसिकली इनकमिंग जो काउंट है वो आपका 0 है। लेकिन फिर पता कैसे लगेगा कि कहाँ तक लेना है, अ, ऐसा कर लेते हैं कि जो जो इनकमिंग 0 बन रहे हैं उनको एक आईडी असाइन कर दूं। देखो जो सबसे पहले इनकमिंग 0 थे, इनको आईडी दे देता हूँ कि भाई तुम कोर्स सेमेस्टर 1 वाले हो, तुम सेमेस्टर 1 वाले हो, सेमेस्टर 1। तो जब सेमेस्टर 1 वाला पॉप होगा तो वो अपनी एज को डिलीट करेगा, और जब वो अपनी एज को डिलीट करेगा तो फिर वो अपने नेबर को कौन सा एज देगा, मतलब कौन सा सेमेस्टर देगा, सेकंड सेकंड सेमेस्टर देगा +1। अगर 3 पॉप हो रहा है और 3 ने बोला भाई 4, तेरे को बस मेरा ही प्री रिक्विजिट चाहिए था, तो मैं सेमेस्टर 1 में अगर पढ़ लूँ इसको, तो 4 तो कौन से सेमेस्टर में आ जाइयो, सेकंड में आ जाइयो, 5 तो सेकंड सेमेस्टर में आ जाइयो, 8 तो सेकंड सेमेस्टर में आ जाइयो। फिर जब 1 ने बोला कि 1 वाला कोर्स सेकंड सेमेस्टर में हम पढ़ रहे हैं, तो सेकंड वाला कोर्स कौन से सेमेस्टर में हम बोलेंगे, 1 कौन सा, मतलब कौन सा सेमेस्टर में बोलेगा 2 को, हाँ थर्ड सेमेस्टर में। सिमिलरली फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही थर्ड सेमेस्टर में बोलेंगे, मतलब ये तो नहीं बोल पाएगा क्योंकि ये पहली एज डिलीट करेगा, जब इनकमिंग 0 होती है तब होता है। मैं ड्राई रन भी करवाऊंगा, डोंट वरी, बट पेयर रखना है क्योंकि हमें वो सेमेस्टर का काउंट रखना पड़ेगा कि भाई कौन सा सेमेस्टर में हमारा कोर्स विजिट हो रहा है। तो क्यू ऑफ टाइप पेयर बनाने वाले हैं कि वो कोर्स कौन सा है, कोर्स की आईडी क्या है, और कोर्स कौन से सेमेस्टर में पढ़ा गया है। तो पब्लिक स्टैटिक क्लास पेयर, जिसमें मैं 2 चीजें रखता हूँ, एक तो वो कोर्स की आईडी क्या है, और साथ के साथ वो सेमेस्टर की आईडी क्या है, सेमेस्टर आईडी। तो कोर्स आईडी और सेमेस्टर आईडी, इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ये बात समझ आई है, 2 चीजें क्यों रखनी पड़ रही है हमें। यस बाकी लोग बताओ यार,
हमें सेमेस्टर आईडी भी क्यों रखनी पड़ेगी while doing BFS? क्या ये समझ आई ये चीज? ठीक है, शुरू में जो भी हम नोट्स पुश करेंगे वो कौन सी नोट्स होंगी जो सबसे पहले पुश होंगी? जिनका इनकमिंग 0 होगी। जिनका इनकमिंग 0 है। तो अगर इनकमिंग ऑफ आई अगर 0 होता है तो मैं बोलूंगा भाई ये नोट को पुश कर दो क्यू के अंदर। लेकिन इसका सेमेस्टर कौन सा होगा? चलो कोर्स आईडी तो आई बन जाएगी, सेमेस्टर आईडी क्या होगी? 1 होगी। जो सबसे पहले कोर्स होंगे वो पहले सेमेस्टर में पढ़े जाएंगे। और अब आप क्या कर सकते हो, अब आप स्टार्ट कर सकते हो अपना BFS। तो जब तक क्यू का साइज ग्रेटर देन 0 रहता है तब तक आपको काम करना है। काम क्या है? आपको पॉप करना है नोड, मतलब BFS चलाना है। तो पेयर P इज इक्वल्स टू क्यू डॉट रिमूव। पेयर P से दो चीजें मिल जाएंगी, तो कोर्स की आईडी मिल जाएगी, तो कोर्स की आईडी और सोर्स सेमेस्टर की आईडी। तो आपको ये वाला कोर्स हटाना है। कांच एल्गोरिथम में क्या करते थे, जैसे ही 0 पॉप होता था 0 अपनी एजेस को डिलीट करता था। और जिन भी एजेस को डिलीट करता था क्या उन वाले नोट्स का हम इनकमिंग माइनस माइनस करते थे? यस सर। जिस भी नोड को हम रिमूव कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, हम उसके नेबर्स पर कॉल लगाएंगे, उसके नेबर्स पर कॉल लगा के नेबर्स इनकमिंग माइनस माइनस करेंगे। और अगर नेबर का इनकमिंग 0 हो जाता है तो उसे हम पुश कर देंगे क्यू के अंदर। तो यहाँ पर भी वही करना है हमें अगर करंट कोर्स पॉप किया तो इस कोर्स के नेबर्स हमें इसके एडजेसेंसी लिस्ट में मिल जाएंगे। तो इस कोर्स के नेबर हमें मिल जाएंगे एडजेसेंसी ऑफ जी डॉट एडजेसेंसी ऑफ पी की कोर्स आईडी से। इस कोर्स के नेबर्स से पूछेंगे, क्या पूछेंगे नेबर से कि इनका इनकमिंग माइनस माइनस कर दो। इंट वाला नेबर ले लेता हूँ, इनकमिंग ऑफ नेबर माइनस माइनस कर दो। कब पुश करना है? हमेशा पुश कर दें क्या नेबर्स को? विजिटेड हो ना विजिटेड हो क्या फर्क पड़ रहा है? कब हमें क्यू के अंदर पुश करना है नेबर्स को? इनकमिंग 0 हो गया था। अगर इनकमिंग 0 हो जाता है, इनकमिंग ऑफ नेबर अगर 0 है तो हम बोल देंगे क्या नेबर को पुश कर दो। सो क्यू डॉट एड न्यू पेयर, जिसमें नेबर हो जाएगा कोर्स इंडेक्स और सेमेस्टर इंडेक्स क्या हो जाएगा? मेरा वाला सेमेस्टर +1, मेरी वाली सेमेस्टर आईडी +1। ठीक है, साथ के साथ ये जो सेमेस्टर हमने ले रखा था इसको हम मैक्सिमम भी लिख करते रहेंगे क्योंकि हमें तो टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर्स बताने हैं। तो सेमेस्टर, ये इसको आंसर बोल देते हैं। आंसर में मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर अप टिल नाउ एंड आप बोल सकते हो P डॉट सेमेस्टर आईडी। जो भी कोर्स पॉप हो रहे हैं उन वो कौन से सेमेस्टर में पढ़े जा रहे हैं। जो भी मैक्सिमम सेमेस्टर होगा उतने ही सेमेस्टर लगने वाले हैं। जो भी कोर्स सबसे लास्ट वाले सेमेस्टर में पढ़ा जाएगा उतने सेमेस्टर लगेंगे हमारे पास। तो फाइनली रिटर्न कर देते हैं आंसर। बस इसमें अब एक केस मिसिंग है, वो क्या है? जब टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट नहीं करता होगा। तो कब नहीं करता टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट? जब आपके पास टोपोलॉजिकल सॉर्ट में सारी नोट्स पुश ना हुई हो, यस और नो? कुछ नोट्स पुश हो नहीं रह गई हो, कुछ नोट्स विजिटेड हो नहीं रह गई हो, तब हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। यस सर। मान लो 6 से एक 10 की तरफ एज है, 10 से 6 की तरफ एक एज है, तो 6 का प्रीरिक्विजिट 10 है, 10 का प्रीरिक्विजिट 6 है, तो ये कोर्स हम नहीं कर सकते कभी भी दोनों को। तो इस केस में हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि साइकिल है। तो साइकिल एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पूछ लेंगे क्या सारी नोट्स विजिट हो भी रखी हैं। अगर सारी नोट्स विजिट हो रखी हैं यानी सारे नोट्स का इनकमिंग 0 हो रखा है तो ही रिटर्न आंसर करो, वरना किसी भी नोट का अगर इनकमिंग 0 नहीं है तो फिर आपका टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इफ इनकमिंग ऑफ आई अगर 0 ना हो, ग्रेटर देन 0, किसी नोड का इनकमिंग ग्रेटर देन 0 रह गया यानी वो नोड विजिट नहीं हो पाई, कोई भी नोड विजिट नहीं हो पाई, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो -1 देना है इसमें। टोपो सॉर्ट डज नॉट एग्जिस्ट। और क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? रीजन क्या है? टोपो कब एग्जिस्ट नहीं करता? साइकिल आ गई थी। साइक्लिक डिपेंडेंसी आ जाए, जब साइक्लिक प्रीरिक्विजिट्स जब आ जाए। तो एक बार चलाकर देखते हैं। अरे यार, कॉपी पेस्ट। कोड थोड़ा सा बड़ा है लेकिन लॉजिक बहुत ही सिंपल है। लॉजिक सेम है जो पिछले 2-3 क्वेश्चनों में हमने करा है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग काहन्स एल्गोरिथम। थोड़ा बहुत कंपाइलेशन एरर आ रहा है और वो शायद से इंपोर्ट की वजह से आ रहा है। बेसिकली जब भी आप कोडिंग निंजास पे करो तो इंपोर्ट java.util.star कर लेना
और साथ के साथ सप्रेस वार्निंग्स ऑल भी कर लेना। ये सप्रेस वार्निंग्स ऑल क्यों करा है मैंने, कोई बताएगा? जनरिक, क्योंकि एज ए लिस्ट जनरिक लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो एयर लिस्ट बनाया है इसमें हमने यहाँ पर टाइप मतलब टाइप डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे हमें सप्रेस वार्निंग करना होता है। एनीवेज, तो एन कहीं पर डिक्लेयर्ड है, एन को चेंज करना पड़ेगा हमें, इसको एन की जगह वी बोल देते हैं, इसको भी एन की जगह वी बोल देते हैं। बहुत बढ़िया, रन टाइम एरर आ गया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। चलो यार कोड देखते हैं फिर। अब हमने सबसे पहले ग्राफ बनाया, ग्राफ में हमने सोर्स से डेस्टिनेशन ऐड किया है, और शायद से हमने एज उल्टा ऐड कर दिया जितना मुझे लग रहा है। आपने इनकमिंग सबका एज ऑफ 0 का प्लस प्लस करवा दिया, ग्राफ बनवा लिया, और फिर अब जिनका भी इनकमिंग 0 है उनको पुश कर दो विद कोर्स आईडी आई और सेमेस्टर आईडी 1। फिर बीएफएस स्टार्ट करना है, जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक काम करना है। रिमूव करो, आंसर को मैक्सिमम ले लो, इसके सारे नेबर्स पर जाओ और इनकमिंग ऑफ नेबर माइनस माइनस, अगर नेबर का इनकमिंग 0 हो जाता है तो उसे ऐड कर दो पी डॉट सेमेस्टर आईडी +1 से। और फाइनली अगर लूप लगा के किसी भी इनकमिंग ऑफ आई का किसी का भी इनकमिंग ग्रेटर देन 0 रहता है तो एग्जिस्ट नहीं करता। करा तो सही है यार, दोबारा चलाते हैं। चार टेस्ट केसेस, ऐसे मे भी स्टैटिक की वजह से हो रहा हो कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे भी एज ऑफ 0 -1 होगा। ठीक है, अब चल पा रहा है, डायरन कर लेंगे, डोंट वरी। ये लीड कोड का लॉग्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा किसने था? ये क्वेश्चन बेसिकली आपका कोर्स शेड्यूल 3 है, लीड कोड पे कोर्स शेड्यूल 3 नाम का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मेरे को जो लगता है, आई गेस मोस्ट प्रोबेबली गूगल वाला क्वेश्चन है, मतलब गूगल ने अपने इंटरव्यूज में पूछा था, मेरे को जितना याद आ रहा है। बाकी किसी के पास लॉग्ड वाली जो लिस्ट होती है, किसी के पास लिस्ट है कंपनीज की जो लॉग्ड में मिलती है, लीड कोड की कंपनीज की लिस्ट? कोड बहुत ही बड़ा है, कोड देख के तो डर ही गए होगे। So, नोट ले आते हैं। ठीक है, और लास्ट का पार्ट और लेते हैं। ओके, तो ड्राई रन करें एक बार। यस, ठीक है, ड्राई रन के लिए जगह तो वैसे ही नहीं। अ, ये वाला मतलब ये वाली चीज हटा दूं, ये तो ग्राफ ही है, ग्राफ वाली क्लास, इसकी जगह ड्राई रन कर लेंगे हम। ठीक है, मान लो एक 0 वाला कोर्स है, एक 1 वाला कोर्स है, एक 2 वाला कोर्स है। मान लो एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है, मान लो एक 7 है, 8 है, 9 है, लेट्स से एक 10th कोर्स है। और जो एजेस हैं, लेट्स से जो एजेस दे रखे हैं आपको
7 8 9। जो एजेस दे रखे हैं वो 0 से 3 है, 3 से 7 है, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 8, 4 से 8, 5 से 8, 2 से 6, 6 से 9, 7 से 10, 10 से 8, 8 से 9। तो एक बार इस ग्राफ में देखते हैं कि भाई हमें कितने सेमेस्टर्स लगने वाले हैं। हम शुरू में क्या करेंगे, सारी नोट्स का इनकमिंग काउंट बना लेंगे। पहले तो ग्राफ बनाया, ये था एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्मेशन, ग्राफ बना रहे हैं। इतना पार्ट क्लियर है, क्योंकि जो इनपुट दे रखा था वो 1 से n एजेस थी, इनपुट में 1 से n एजेस थी, तो मैंने यहाँ पे -1 कर दिया जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग बनाने के लिए, ताकि वो 0 से n-1 नोट्स हो जाए। 1 से n नोट्स होने की जगह 0 से n-1 हो जाए। और इनकमिंग सारे नोट्स का निकाल लिया, मतलब मैंने पता लगा लिया कि भाई 0 नोट का एक भी इनकमिंग नहीं है, 1 नोट के पास एक भी इनकमिंग एज नहीं है, 2 वाली नोट के पास एक भी इनकमिंग एज नहीं है, 3 वाली नोट के पास कितनी इनकमिंग एजेस है, कोई बताएगा? 3 वाली नोट के पास एक एक है, एक एज आ रही है। 4 वाले के पास भी एक आ रही है, 5 वाले के पास भी एक आ रही है, 8 के वाले के पास 3 आ रही है, एक तो 4 से, एक 1 से, एक 5 से, मतलब 8 वाले के पास 3 प्री रिक्विजिट्स हैं। फिर आपके पास 6 के पास एक प्री रिक्विजिट है, 9 के पास दो प्री रिक्विजिट है, इनफैक्ट जो 8 है उसके पास 4 प्री रिक्विजिट है, 10 भी है प्री रिक्विजिट, 10 पहले करना पड़ेगा। 10 के लिए कितना प्री रिक्विजिट है? 10 के लिए सिर्फ एक ही है, 7। 7 के लिए कितने हैं? एक ही है, 1। क्या ये जो रेड वाली एरे बनाई है, मतलब हर नोड का प्री रिक्विजिट काउंट, इनकमिंग काउंट, क्या ये समझ आया है? यस तो ये हमारा काम जो हुआ है, ये हुआ है प्री रिक्विजिट निकालने का काम, कैलकुलेटिंग प्री रिक्विजिट्स। अब मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखना। अब मैंने बोला कि भाई क्यू के अंदर वो सारी नोट्स डाल दो जिनका इनकमिंग 0 हो, क्यू के अंदर वो सारी नोट्स डाल दो जिनका इनकमिंग 0 हो। यानी मैंने क्यू के अंदर 0 डाल दिया, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, इन तीनों ही नोट्स का जो था इनकमिंग 0 था। यानी ये तीनों ही कोर्स आप सेमेस्टर 1 में पढ़ पाओगे। तो मैंने लूप लगाया, जिनका भी इनकमिंग 0 था उनको क्यू में डाल दिया, उन कोर्सेज को विद सेमेस्टर ID 1, कि भाई ये तीनों ही कोर्सेज आप पहले सेमेस्टर में पढ़ पाओगे। ये भी बात सबको समझ आ रही है? यस अब क्यू में से एक एक करके नोड पॉप करेंगे, क्यू में से एक एक करके नोड पॉप करो। नोड पॉप करी, आंसर निकाला, मैक्सिमम अभी तक आंसर में मैक्सिमम में 0 पड़ा था। मैंने बोला कि भाई इन तीनों कोर्सेज का सेमेस्टर ID क्या है? 1 है, तो मैक्सिमम आंसर में 1 चला जाएगा कि एक सेमेस्टर तो लगने ही वाला है कम से कम। और करंट जो भी नोड पॉप हो रही है, सबसे पहले मान लो 0 पॉप हुई, मैंने 0 को जब पॉप किया होगा तो मैंने 0 के नेबर्स को बेसिकली विजिट किया होगा और उनके इनकमिंग को माइनस माइनस कर दिया होगा। अब जैसे ही 0 का नेबर 3 माइनस माइनस हुआ, उसका इनकमिंग 0 बन गया, तो क्या मैं 3 को पुश कर दूंगा? क्या 3 अब नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा जा सकता है, सेमेस्टर 2 में? यस यस। सिमिलरली जब आपने 1 को पॉप किया होगा, तो 1 क्या बोलेगा? 1 बोलेगा कि भाई मेरे ये वाली एज, ये वाली एज और ये वाली एज हटा दो, यानी इसका इनकमिंग 0 कर दो, इसका इनकमिंग 0 कर दो, इसका इनकमिंग माइनस माइनस कर दो। तो अब इसकी वजह से जो 1 वाली नोट पुश पॉप हुई, उसकी वजह से कौन कौन से कोर्सेज जल जाएंगे आपके क्यू के अंदर? अगले सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ पाओगे आप? 4 8 5 4 और 5, 8 नहीं पढ़ पाएंगे, 8 के अभी भी 3 प्रीरिक्विजिट है, 4 और 5 आना चाहिए, 10 भी आना चाहिए। तो सिर्फ 3 4 5 ये 3 कोर्सेज पढ़ पाओगे। फाइनली जब आपका 2 वाला कोर्स पॉप हुआ, तो 2 वाले कोर्स ने भी ये वाली एज डिलीट करवाई, यानी इसका इनकमिंग 0 करवाया, इसका इनकमिंग 0 करवा दिया, तो 6 भी हमारा बेसिकली सेम ही सेमेस्टर में आ जाएगा। तो जो भी नोड पॉप हो रही है, देखो जो भी नोड पॉप हो रही है, वो अपने नेबर्स को, जिनका भी इनकमिंग 0 हो रहा है, उन नेबर्स को अपनी वाली सेमेस्टर ID +1 दे रही है। इन तीनों कोर्सेज की सेमेस्टर ID थी 1, तो इन तीनों कोर्सेज ने जिनका भी इनकमिंग 0 करवाया उनको सेमेस्टर ID दे दी 2। ये बात समझ आई है? इन तीनों कोर्सेज ने 1 2 3 4, इन चारों कोर्सेज को सेमेस्टर ID दे दी 2। ये तुम अगले सेमेस्टर में पढ़े जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा हमारे ऊपर प्रेजेंट था और हम पहले सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो तुम सेकंड सेमेस्टर में आ सकते हो। इज इट क्लियर? यस और क्योंकि अब जैसे ही 3 पॉप होगा, तो 3 का सेमेस्टर ID है 2, तो आंसर में भी 2 आ जाएगा, आंसर में मैक्सिमम ले लेंगे। और अब 2 के सारे नेबर्स को पॉप करो, पहले बेसिकली सेमेस्टर 2 वाले नेबर्स को, यानी 3 के नेबर्स को, 4 के नेबर्स को, 5 के नेबर्स को, 6 के नेबर को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 के नेबर्स को डिलीट करवाया, तो 3 के नेबर 7 था, वो डिलीट हो गया, तो 7 का क्योंकि अब इनकमिंग 0 बन गया, तो वो अगले सेमेस्टर में आ सकता है। फिर 4 के नेबर्स डिलीट करवाए, तो इसका इनकमिंग 2 हो गया। क्या अभी भी 8 पुश होगा क्या हाल फिलहाल?
8 का इनकमिंग 2 है, नहीं, नहीं। 5 को डिलीट करवाया तो इसकी वजह से इनकमिंग 1 हो गया, अभी भी 8 पुश नहीं होगा, इनकमिंग जब 0 होता है तो ही पुश होता है। और जब 6 डिलीट हुआ होगा तो 6 ने इसका इनकमिंग 1 करवा दिया होगा, 9 भी पुश नहीं होगा क्योंकि इसका भी इनकमिंग 0 नहीं हुआ। तो सिर्फ 7 ही पुश हो पाया अगले सेमेस्टर के लिए, सेमेस्टर 3 के लिए। तो हमने 7 को सेमेस्टर 3 में पढ़ा, तो आंसर भी हमारा 3 हो चुका है अब तक। जैसे ही 7 को पढ़ लेंगे, अब 7 की वजह से मेरे को कोई बता सकता है कि कौन सा कोर्स अब अगले नंबर पे पढ़ा जा सकता है जैसे ही 7 खत्म होगा? 10। अब 10 पढ़ सकते हैं क्योंकि 10 का इनकमिंग 0 हो जाएगा। तो सेमेस्टर 4 में बहुत ही गंदा डायग्राम हो गया क्योंकि बहुत ही ज्यादा वास्ट ले लिया था, ये 10 एक्स्ट्रा ले लिया मैंने। लेकिन जैसे ही 10 आ जाएगा, अब अगले सेमेस्टर में 10 की वजह से 8 का इनकमिंग 0 हो जाएगा। तो अगले ही सेमेस्टर में, सेमेस्टर 5 में 8 आ जाएगा, और जैसे ही सेमेस्टर 5 में 8 आएगा तो उसकी वजह से फिर फाइनली सेमेस्टर 6 में 9 चला जाएगा। तो 6 सेमेस्टर्स में आपका काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत समझ आया है, थोड़ा ज्यादा सेमेस्टर ले लिए इसलिए थोड़ा मेसी हो गया, लेकिन काइंड ऑफ ऊपर ऊपर से समझ आ गया ना कि कैसे हो रहा है काम। यस सर। तो एक बार मैं पिछला वाला ही डायग्राम ले आता हूँ इसी पेज पर, ताकि वो आपको बेसिकली ज्यादा मतलब क्लैरिटी दे पाए आगे जाके। तो ये वाला हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, इस वाले बेसिकली डायग्राम में हमारे को कितने सेमेस्टर्स लग रहे थे? 3 सेमेस्टर लग रहे थे, 0, 3 और 7 सेमेस्टर 1 में, 1, 4, 5, 8 सेमेस्टर 2 में, 2, 6, 9, सॉरी 2 और 6 सिर्फ सेमेस्टर 3 में। तो टोटल 3 सेमेस्टर लग रहे थे यहाँ पे। और कब पॉसिबल नहीं होगा? जब किसी भी फाइनल नोड का इनकमिंग ग्रेटर देन 0 रह जाए, मतलब कोई भी एक नोड अनविजिटेड रह जाए। तो अनविजिटेड नोड तभी रहती है जब साइकिल हो, और साइकिल हो तो पॉसिबल नहीं है आंसर। तो एक बार कोड को गो थ्रू कर लो। फिर तो हम अगला क्वेश्चन
वेरीफाइंग एलियन डिक्शनरी इजी दे रखा है, लेकिन आई गेस हमें दूसरा वाला करना है, वेरीफाई एलियन डिक्शनरी। मैंने रिकॉर्डिंग लेट डाली थी क्या, शाम को डाली है क्या आज? फिर परसों कर ले क्लास, बताओ भाई, अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो परसों करें बाकी के क्वेश्चन। अनम्यूट कर सकते हो ना? ठीक है। अगर चाहते हो अभी तो हम हैमिल्टोनियन कर सकते हैं, हैमिल्टोनियन के लिए सिर्फ डीएफएस आना चाहिए, या परसों भी रख सकते हैं उसको भी। अगर किसी को डाउट्स हैं तो वो मतलब पूछ लो अभी के लिए फिर, क्योंकि यार ये क्वेश्चन जो एलियन डिक्शनरी है ये और थोड़ा मुश्किल है, मतलब देख सकते हो काफी कुछ होगा इसमें, तो इसमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट तो आना ही आना चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा। एक बार ऐसे प्रीवियस वाले एक्शन देख लेते हैं। कौन सा वाला? जब ये प्रीवियस वाले एक्शन अकाउंट वगैरह करते हैं, प्रीवियस वाला क्या? मतलब मेरी पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन इससे मैं थोड़ा सा मतलब क्लियर तो है, बट ऐसा 100% क्लियर नहीं है। वो एक बार खुद प्रैक्टिस कोर्स करके शेड्यूल नेक्स्ट 1 वाला? क्लास में, मतलब खुद एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करके फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हार्ड वाले क्वेश्चन समझा देगा। आप कह रहे हो कोर्स शेड्यूल 1 नेक्स्ट क्लास में रिपीट करने को, यही बोल रहे हो ना? अब ठीक है आवाज मेरा? हाँ ठीक है। हाँ, सो वो ये जो अभी क्वेश्चंस हुए ना, हाँ तो इसका मतलब क्लियर तो हो गया है इनकमिंग वाला, बट थोड़ा सा है। सो ये एक बार अच्छे से समझ आ गया तो नेक्स्ट क्लास में ही रख लेते हैं वो वाला एलियन डिक्शनरी एंड ऑल। अच्छा ठीक है, ये बोल रहे हो, ठीक है, वो तो कोई नहीं। एलियन डिक्शनरी जो बचे हुए क्वेश्चन है, बेसिकली एलियन डिक्शनरी, मदर वर्टेक्स, ये दो ही क्वेश्चन बचे हैं हमारे टोपोलॉजिकल सॉर्ट में, और एक बेसिकली एक छोटी सी एल्गोरिथम है हमारे बीच में, वो क्या है, वो है हमारी कोसाराजू एल्गोरिथम, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट निकालने के लिए। तो ये तीन चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे वेडनेसडे में, मतलब इस वीक हम 5 क्लासेस कर लेंगे, कोई नहीं। तो जिनको अभी डाउट्स है वो रुक सकते हैं, जिनको डाउट्स नहीं है तो वो लीव कर सकते हैं। छोटी सी क्लास थी आज, 1 घंटे की भी नहीं हुई, 1 घंटे की हुई है ऑलमोस्ट। थैंक्स अर्चित, बाय। किसी को और कुछ को किसी और को कुछ भी पूछना है नए कोर्स के थैंक लिए, यू। पुराने कोर्स के लिए, किसी डाउट पे? सर एक मालवेयर स्प्रेड था ना, जो वो वाला क्वेश्चन पूछना था, वो मतलब समझ ही नहीं आया। मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया पर करे कैसे वो समझ नहीं आया। ठीक है, मैं एक बार मालवेयर स्प्रेड, स्क्रीन तो दिख रही है ना मेरी? यस। सो आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा था, एक ग्राफ दे रखा है जिसमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्मेट में ग्राफ दे रखा है, और ith नोड jth नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है अगर ग्राफ ऑफ आई जे पर 1 पड़ा है, यानी एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स मिल रखा है। फर्स्ट पैराग्राफ समझ आ रहा है? यस सर। अब हमें क्या मिल रखा है, अब हमें कुछ इनिशियल नोड्स ऐसे मिल रखे हैं जो इन्फेक्ट हो रखे हैं मालवेयर से, मतलब कुछ सोर्स नोड्स होंगी जो कि मालवेयर से इन्फेक्टेड है, और कभी भी दो इन्फेक्टेड नोड्स, बेसिकली दो नोड्स कनेक्ट होती हैं, तो अगर उसमें से एक नोड इन्फेक्टेड होगी तो वो दूसरे को इन्फेक्ट कर देगी, मतलब अगर एक नोड पे वायरस है तो वो दूसरे नोड पर वायरस फैला देगा, तो दोनों इन्फेक्ट हो जाएंगी। और ये वाला जो स्प्रेड है ये कंटिन्यू होता रहेगा जब तक सारी नोड्स इन्फेक्ट नहीं हो जाती। तो काइंड ऑफ डीएफएस चल रहा है, मतलब हम एक नोड से, या फिर काइंड ऑफ बीएफएस चल रहा है, एक नोड से जितनी भी नोड इन्फेक्ट हो सकती होंगी वो सारी इन्फेक्ट हो जाएंगी। ये वाली पैराग्राफ भी समझ आई है? यस सर। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि इस ग्राफ में ये वाला नोड इन्फेक्टेड है, तो ये क्या कर देगा, ये इस वाले नोड को इन्फेक्ट कर देगा और ये इस वाले नोड को इन्फेक्ट कर देगा। बेसिकली इन्फेक्शन स्प्रेड होगा अलोंग द एजेस, अगर डायरेक्टेड एज है तो एक की तरफ, अनडायरेक्टेड एज है तो बेसिकली ये वाली की तरफ भी इन्फेक्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि एक m नंबर है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल नंबर ऑफ नोड्स गेटिंग इन्फेक्टेड इन द एंटायर नेटवर्क, और आपको एक नोड रिमूव करनी है इस बेसिकली इनिशियल वाले, आप बोल सकते हो इनिशियल वाले नंबर में से, m ऑफ इनिशियल, मतलब
जो इनिशियल आपके पास इन्फेक्टेड नोड्स में थी उसमें से एक कोई ऐसी नोड एग्जैक्टली एक नोड ऐसी हटानी है आपको सच दैट जो आपके फाइनल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड नोड्स हो वो कम हो पाए, मिनिमाइज कर पाओ। मान लो अगर मैं बोलता हूँ इसी ग्राफ में लेट से ये इन्फेक्टेड है और लेट से या इस ग्राफ में नहीं, मैं एक टेस्ट केस लेता हूँ। एक मान लो एक नोड है, एक नोड है, एक नोड है, एक नोड है, 1 2 3 4 5। लेट से ये एक इन्फेक्टेड नोड है, लेट से ये एक इन्फेक्टेड नोड है और जो एजेस हैं वो इस फॉर्मेट में दे रखे हैं। अब मेरे को ये बताओ कि मैं ऐसी कौन सी नोड को हटाऊंगा जिससे मेरा इन्फेक्टेड नोड्स का काउंट मिनिमाइज हो जाएगा। इस वाले को हटाना चाहिए या फिर इस वाले नोड को हटाना चाहिए। ये इनिशियल में प्रेजेंट है, ये एक इनिशियल नोड है जो इन्फेक्टेड है और ये एक इनिशियल नोड है इन्फेक्टेड है। लेट से इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। बी को हटाएंगे तो ज्यादा बेसिकली नोट्स बचा पाएंगे। एक तो वो खुद ही बच जाएगी और एक ऊपर से ये 4 नोट्स और बच जाएंगी, तो टोटल 5 नोट्स बच पाएंगे। ए को हटाएंगे इन्फेक्टेड में से तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही नोट्स बच पाएंगे। और मान लो एक और मैं टेस्ट केस लेता हूँ, मतलब वो कॉर्नर केस है। मान लो एक एज है, एक और एज है, एक और एज है। लेट से यहाँ पर आगे एक एजेस है, तो ये भी कुछ नोट्स हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि यार इसमें ना एक तो ये भी नोड है जो इन्फेक्टेड है और लेट से ये वाली जो नोड है ये भी इन्फेक्टेड है और ये अनडायरेक्टेड एजेस है, ये डायरेक्टेड नहीं है, ये अनडायरेक्टेड है। तो अब इस ग्राफ में अगर मान लो इसका इनिशियल नाम है सी, मतलब ये भी इनिशियली इन्फेक्टेड थी, लेट से ये भी इनिशियली इन्फेक्टेड थी, तो क्या इनिशियली अगर ये वाली इन्फेक्टेड थी इसको मतलब हटा देना, इसको इन्फेक्टेड वाली लिस्ट से हटा देना, क्या इससे ये वाली सारी नोट्स बच पाएंगी इन्फेक्शन से, वायरस से? यस यस अच्छा ध्यान से बताओ, अगर मैं इस वाली सिर्फ एक नोड को हटाता हूँ इन्फेक्शन से तो क्या तब भी ये डी वाला तो फैला ही देगा इन्फेक्शन? अच्छा ये भी इन्फेक्टेड है हाँ। तो अगर एक भी कंपोनेंट में एक से ज्यादा नोड्स इन्फेक्टेड है इनिशियली तो उस कंपोनेंट को तो ले ही मत, उन कंपोनेंट्स को लेना ही नहीं है। हमें सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स को लेना है जिसमें एक ही इन्फेक्टेड नोड हो और उसमें से भी ऐसा कंपोनेंट लेना है जो सबसे बड़ा हो, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ट्राई करना, वही आपका आंसर होगा। मैं कोड दिखा देता हूँ, कोड देख लो। बाकी अगर रिकॉर्डिंग चाहते होगे तो मैं लास्ट बैच में रिकॉर्डिंग में मतलब मैंने ये वाला बेसिकली क्वेश्चन करवाया था तो वो भी शेयर कर दूंगा। हमने करा क्या, डीएफएस करना है बेसिकली, कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकालने हैं कि एक नोड किस किस नोड को इन्फेक्ट कर पा रही है। ये बाइनरी सर्च क्यों लगाई है, ताकि बेसिकली आप काइंड ऑफ जो इनिशियल वाली एरे है उसमें सर्च कर पाओ कि वो वाली नोड इनिशियली इन्फेक्टेड थी या नहीं थी। मतलब इसके लिए हैश मैप भी रख सकते हो, हैश सेट भी रख सकते हो। मैंने बाइनरी सर्च लगाया क्योंकि जब मैंने ये पिछली बार करवाया था तो मैंने हैश मैप बताया नहीं था तब तक। तो आपको क्या करना है, आपको डीएफएस लगाना है, हर एक नोड से लगाना है जो इन्फेक्टेड है। हर एक नोड से डीएफएस लगाओगे तो पूछना क्या उस कंपोनेंट में एक ही इन्फेक्टेड नोड है और क्या उस कंपोनेंट का साइज मैक्सिमम है, तो आंसर में वो वाला नोड रख लो और मैक्सिमम साइज को वो वाला साइज कर दो। तो आपको एक तरह से सबसे बड़ा कंपोनेंट निकालना है जिसमें एक इन्फेक्टेड नोड हो। सर बस मतलब वो सब तो समझ में आ गया, ये समझ नहीं आया कि मतलब अगर दो इन्फेक्टेड है किसी कंपोनेंट में वो क्यों नहीं लेना। क्योंकि हमें एक ही नोड हटाने के लिए बोला गया है, हमें एग्जैक्टली एक नोड हटानी है जो कि इनिशियली इन्फेक्टेड हो उनमें से, सच दैट हम सबसे ज्यादा नोड्स को सेव कर पाए। तो अगर मैं सिर्फ सी को हटा पाऊंगा तो डी तो इन्फेक्ट कर ही देगा, इन सबको तो हटाने का फायदा ही नहीं हुआ उसको इनिशियल में से। लेकिन अगर सिर्फ मान लो डी को हटाता तो सी इन्फेक्ट कर देगा सबको। तो क्योंकि ये एक ही कंपोनेंट में दो इन्फेक्टेड नोड्स थी और ये डायरेक्टेड एजेस नहीं थी, अनडायरेक्टेड थी, तो इसके हटने से स्टिल इसने सबको इन्फेक्ट कर दिया या फिर इसके हटने से स्टिल इसने सबको इन्फेक्ट कर दिया, दोनों ने ही एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर रखा है। तो इन दोनों का फायदा ही नहीं है, भले ये कंपोनेंट सबसे बड़ा कंपोनेंट था, इसमें सबसे ज्यादा नोड्स थी, बट इससे कोई फायदा मिलेगा नहीं हमें। अच्छा मतलब सर इसलिए मतलब दो वालों को इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि एक ग्राफ है और एक कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट में तो एक नोड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारे नोड्स पे चले जाएंगे। हाँ, और क्योंकि अगर आपको एक ही नोड हटाने के लिए बोल रखा हो इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन वाली लिस्ट में से, तो क्योंकि वो एक ही कंपोनेंट में थी दो नोड्स जो इन्फेक्टेड थे इनिशियली, तो वो दूसरी नोड तो इन्फेक्ट कर ही देगी, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें बोल रखा है इन्फेक्ट करना यानी डीएफएस करना। यस सर। सर एक जो आपने क्वेश्चन बताया था ना एक दिन
सम ऑफ डिस्टेंसेस वाला, तो हाँ। जब आपने कोड उसका बता दिया था उसमें एक डाउट आ जाता है, तो सम ऑफ डिस्टेंसेस, अच्छा ठीक है ये वाला। हाँ इसमें क्या डाउट है? सो मतलब ये थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि मतलब आपने 2 बार क्यों करा ये काम ना, बेसिकली जैसे मेरे को क्वेश्चन पहले आपने पूरा ढंग से बताया नहीं होगा या फिर मैंने मिस कर दिया होगा। इन्होंने सारे पेयर्स बोल रखे हैं आई कॉमा जे में, जहाँ पे आई बाद में भी हो सकता है जे के, जे पहले भी हो सकता है आई के। तो क्योंकि आई और जे कुछ भी पेयर्स हो सकते हैं, तो मेरे को लेफ्ट में भी लेने पड़ेंगे। आई का लेफ्ट में कितनों के साथ पेयर बन रहा है वो भी लेना पड़ेगा। आई का राइट में कितनों के साथ पेयर बन रहा है वो भी लेना पड़ेगा। मैंने भी अभी हाँ, और सर एक और चीज थी इसमें ना, जैसे जो पहले मैं मिस्टेक कर रहा था कि कैरेक्टर डाल जाता, उसमें आपने मुझे बताया था फिर जैसे 10 इंडेक्स होगा तो वो कैसे हैंडल करूंगा, तो उसमें फिर मैं ऐसे डालने लग गया था कि जैसे 10 हुआ तो 10 के साथ फिर एक हैशटैग डाल दिया। हाँ वो कर सकते हो, कॉमा मतलब कुछ भी एक सेपरेटर, कुछ भी एक डिलिमिटर डालना पड़ेगा, कॉमा हैश कुछ भी ऐसे करके। हाँ, बस उसमें फिर मुझे ये समझ नहीं आता था कि वो 10 कैसे निकालूंगा, कि मतलब एक वो स्प्लिट फंक्शन से यूज करना पड़ेगा। स्प्लिट, स्प्लिट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर कॉमा डाल देना, मतलब str डॉट स्प्लिट, स्प्लिट के अंदर कॉमा, इस तरह से। तो आपका कॉमा पे सेपरेट हो जाएगा, या आपने हैश यूज करा था तो हैश पे सेपरेट हो जाएगा। यस समझ गया। ठीक है, लेकिन वो तब भी एन स्क्वायर जाएगा आपका वाला। हाँ यस। ओके, तो एंड करते हैं फिर। बाय। एक और चीज पूछनी थी पूछ लो। सर,